हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोठारी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है कोठारी क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और ये मेरे पास इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम का ही पेपर है और ये है सेट नंबर 3। आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देर करे शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि पूछा गया है, स्वास्थ्य मानव कल्याण का एक मापदंड है, मान्य व्याख्या द्वारा दिए गए कथन की पुष्टि करें। 2 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। स्वास्थ्य जो है मानव कल्याण का एक मापदंड है या नहीं है? बिल्कुल है। जब भी हम मानव कल्याण की बात करते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। मतलब क्या कहने का है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कितना विकास हो रहा है। अगर वो विकास सही से हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो देश अच्छे से तरक्की कर रहा है। तो बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य जो है वो भी मानव कल्याण का एक बड़ा मापदंड होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने कई बार पढ़ रखा है, ट्यूशन क्लास में हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है। उपभोग वस्तु व पूंजीगत वस्तुओं के बीच में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज़्यादातर हमने बोला है कि उपभोक्ता वस्तु जो कि सामान्य वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं उपभोक्ता वस्तु कहलाती हैं। पूंजीगत वस्तु ज़्यादातर मशीनरी होती हैं, अमीर वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु में आप एक एक लाइन में अंतर यहाँ पर दे सकते थे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध निर्यात और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में अंतर स्पष्ट करें। शुद्ध निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात माइनस आयात। जबकि विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब होता है विदेशों से हमारे पास जो पैसा आया है। ठीक है ना, आपने इसे पढ़ा होगा। शुद्ध निर्यात का इस्तेमाल होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, और NFIA का तो आपको सबको पता ही है कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है। राष्ट्रीय आय बनाने के लिए हम घरेलू आय में NFIA को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनैच्छिक बेरोजगारी श्रमिकों का उपभोग फलन वक्र आय के शून्य स्तर पर भी वाई अक्ष पर किसी धनात्मक स्तर पर प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ट्यूशन में और यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि ये जो वक्र है इस तरीके से वाई अक्ष से शुरू होता है जो कि उपभोग वक्र है। अनैच्छिक बेरोजगार का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि कार्य करने का इच्छुक है लेकिन फिर भी वो बेरोजगार हो चुका है। कोविड के टाइम पे ये स्थिति देखने को मिल रही थी। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसी समय हम ऑटोनॉमस सेविंग का यूज़ कर लेंगे। ये जो है ऑटोनॉमस सेविंग होता है, हम ऑटोनॉमस सेविंग का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इसीलिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन कभी भी शून्य नहीं होता। और इनकम शून्य होने पर, क्योंकि इस स्थिति में हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि इनकम जीरो से शुरू हो रही होगी। इस तरीके से इनकम जीरो होने पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसीलिए अनैच्छिक बेरोजगार श्रमिक का उपभोग फलन कभी भी शून्य स्तर पर शुरू नहीं होता, वो वाई अक्ष से शुरू होता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन को ट्यूशन में या फिर आपके साथ यहाँ यूट्यूब पर भी डिस्कस करा है, बहुत बार डिस्कस करा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर रोजगार में क्षेत्रवार के रुझानों की तुलना व विश्लेषण करें। यहाँ पर हमें कंपैरिजन देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार पहले कितना प्रतिशत था और अब कितना प्रतिशत रह गया है। प्राथमिक क्षेत्र में 60% रोजगार था 1999 में, और अब कितना है 48% है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा है। द्वितीय क्षेत्र में भी ये हाल है, तृतीय क्षेत्र में भी ये है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से लोग हटे हैं और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि रोजगार में क्षेत्रफल रुझानों की तुलना का विश्लेषण कर सकते हैं हम। यहाँ पर सीधा सीधा बताएंगे कि पहले यानी कि 1990 या 2000 के समय के आसपास प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग कार्य में लगे हुए थे, जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कम लोग कार्य में लगे हुए थे। और कोई भी अर्थव्यवस्था तेजी से तभी तरक्की करती है जब वहाँ के लोग प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में लगते हैं। भारत अभी भी प्राथमिक क्षेत्र पर अपनी लगभग 50% जनसंख्या को लगाया हुआ है, जो कि 130 करोड़ या 120 करोड़ अगर मान करके चलें तो 120 करोड़ के हिसाब से 60 करोड़ बनती है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में कम लोग ज़्यादा उत्पादन तरक्की की ओर इशारा करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंपैरिजन में बताएंगे कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में पहले के कंपैरिजन में एक सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार और भी आगे बड़ा सुधार की ओर जा सकता है। ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, राम एक सैलून का स्वामी है, चोट लगने के कारण वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो गया है, क्या उसे श्रमिक माना जा सकता है? व्याख्या करें।
तो देखिए इस पैसे को या जो यहाँ पर बताया गया क्या उसे श्रमिक माना जाएगा? हाँ, उसे श्रमिक माना जाएगा। पहली बात तो राम एक सैलून का स्वामी है, तो वह वहाँ का मालिक है। चोट लगने के कारण वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। वो अनुपस्थित है अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं है। कुछ समय बाद वो लौट करके आ जाएगा, तो उसे श्रमिक माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और 1 हफ्ते के लिए आप छुट्टी पर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, आप तब भी वहाँ पे श्रमिक माने जाएंगे, ठीक है ना। जब तक आपको वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, ये स्थिति होती है, तो इसीलिए इसको श्रमिक माना जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ तो एक्सप्लेन करा, चलिए ये बात हम मान भी लें कि कंफ्यूज करने के लिए कि राम एक सैलून का स्वामी है। अगर किसी भी प्रकार से आप स्वामी हैं या फिर आप, देखिए जब राम नहीं है तब भी तो वो सैलून चल रहा है ना, तब भी तो वहाँ पे कमाई हो रही है ना, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार तो किसी भी स्थिति में नहीं है। वो 10 दिन की छुट्टी ले, 1 महीने की छुट्टी ले, वो हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहेगा। लेकिन अगर कोई और भी स्थिति आती है, नौकरी की बात भी करता है, सिर्फ यहाँ पर राम एक सैलून का स्वामी वाली बात नहीं बोलता, तब भी हम ये बोलेंगे कि हाँ वो एम्प्लॉयड ही रहेगा। वो अनएम्प्लॉयड तब होगा जब उसे नौकरी से निकाला जाएगा या वो नौकरी को छोड़ देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेक इवन स्तर यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर आय का स्तर 10,000 करोड़ रुपए है। यदि लोग अपने अतिरिक्त आय का 20% बचाना चाहते हैं तो शायद उपभोग के मूल्य की गणना करें। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर आय का स्तर 10,000 करोड़ रुपए है और यदि लोग अपने अतिरिक्त आय का 20% बचाना चाहते हैं। 20% बचाने का मतलब क्या होता है कि 20/100 यानी कि 0.2 0.2 हमारा क्या आ गया है, 0.2 हमारा आ गया MPS, यानी कि MPC कितना हो जाएगा 0.8। हमें क्या निकालना है, C बार निकालना है। देखो y इज इक्वल्स टू C बार। अच्छा मैं इसको देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC इनटू में क्या कर सकते हैं, y कर सकते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है। C बार हमें निकालना है, MPC की वैल्यू हमने 0.8 निकाली और यहाँ पर कितना जाएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 की 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 10,000 ही रहेगा, यहाँ पर C बार प्लस 8,000 हो जाएगा। 8,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 2,000। C बार कितना आ गया हमारे पास 2,000। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर ये सॉल्व नहीं कर रहे तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा वाला पॉइंट निकालना है। एक अर्थव्यवस्था में संतुलन में है, निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS की गणना करें। MPS निकालने के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC इनटू में क्या करेंगे y और प्लस में कर देंगे i। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 4400, बराबर का निशान MPC की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। C बार MPC कितना दे रखा है, MPC हमें निकालना है और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी देंगे हम, यहाँ पर दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे 4400 और उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे निवेश की वैल्यू जो कि है 100। अब देखिए 100 और ये हो गया 1100, 1100 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, ये देखिए 100, 1000 दोनों को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 1100। 1100 यहाँ माइनस करेंगे, इस वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे, 4400 में से क्या माइनस कर देते हैं हम 1100 और इज इक्वल्स टू MPC इनटू में क्या हो जाएगा 4400, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचता है 3300 बचता है, इज इक्वल्स टू MPC इनटू में 4400, ठीक है। तो 3300 अपॉन में 4400, 11 से डिवाइड करते हैं 3 अपॉन में 4 यानी कि 0.75y। MPC की वैल्यू 0.75y है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया MPS तो 0.25 हो जाएगा। इसका आंसर भी आ गया 0.25। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, घुमा करके पूछा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कई बार यहाँ पर ट्यूशन में भी और आपको यूट्यूब क्लासेस पे भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने कराया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मान्य कारण देते हुए ये बताइए कि घरेलू आय की गणना करते समय निम्न के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भारत में जापानी पर्यटक द्वारा वस्तु खरीदी गई है तो इसे शामिल किया जाएगा कि नहीं, बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये विदेशों से शुद्ध कारक आय का एक हिस्सा है, ठीक है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर किसी बिचौलिए का कमीशन को हमेशा शामिल किया जाता है, लेकिन पुरानी वस्तु की बिक्री के मूल्य को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर कमीशन की बात की गई तो ये बिल्कुल जोड़ा जाएगा, घरेलू आय में से शामिल किया जाएगा, ठीक है। पुराने मकान की बिक्री की बात करता तो वो भी कभी नहीं जुड़ता, लेकिन मकान की बिक्री पर जो बिचौलिए को कमीशन मिल रहा है वो सदैव जोड़ा जाएगा। इसे नहीं जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे। इन दोनों का आंसर 2 नंबर, 1.5 नंबर का 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, आपने जो तैयारी करी थी उससे आपको क्या फ़ायदा मिला। इस बुक में जो हमने आपको बुक दी थी, जो इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 30 से 40 बच्चों ने
जो बुक्स हमसे खरीदी थी, इस तरीके की बुक्स हमने आपको प्रोवाइड कराई थी, उनसे आपको क्या फ़ायदा मिला है। ठीक है, मेरे हिसाब से और जैसा कि बच्चों का रिस्पांस आ रहा है और हमने जो पिछले पूरे साल तैयारी कराई है उसके अकॉर्डिंग पूरा पेपर इसमें से ही आया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, जीडीपी कल्याण के सूचक के रूप में अपने महत्व को खो देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जब 4 पॉइंट हमने बताए थे एक्सटर्नलिटीज़ यानी कि बाह्य कारक वाले क्वेश्चन में, मैंने बताया था कि कल्याण का सूचक वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आय का वितरण असमान हो तो घरेलू यानी कि जीडीपी कल्याण के सूचक के रूप में अपना महत्व खो देता है, बिल्कुल खो देता है। आय का वितरण अगर असमान होगा तो अमीर वर्ग तेजी से अमीर होता जाएगा और गरीब वर्ग तेजी से गरीब होता जाएगा। ये कभी भी कल्याण का सूचक नहीं रहा है। जीडीपी वृद्धि ही केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, 3-4 चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक होता है आपका धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दूसरा आपका होता है कि कल्याण का सूचक भी बने, वो ऐसा बने जिससे कि सभी को फायदा हो रहा हो, जीडीपी केवल एक वर्ग को फायदा ना पहुंचा रही हो। इस तरीके का विकास अनुचित माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा है, यदि आय का वितरण असमान है तो क्या कल्याण का सूचक है? बिल्कुल भी कल्याण का सूचक नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधारिक संरचना का निरंतर सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? आधारिक संरचना को निरंतर सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि लोगों तक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए या फिर बदलती हुई अर्थव्यवस्था या बदलते हुए लोगों की इच्छाओं को, डिमांड को पूरा करने के लिए आधारिक संरचना को निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। पहले हम यातायात के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, फिर बसेस का इस्तेमाल करने लगे, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने लगे और अब हम मेट्रो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब तभी संभव हो पाया जब आधारिक संरचना का निरंतर सुधार हो रहा था। ठीक है, तो आधारिक संरचना के निरंतर सुधार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है हर एक क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी आधारिक संरचना के सुधार की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में भी आधारिक संरचना के सुधार की आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आधारिक संरचना का सुधारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जैसे कि मान लीजिए कि बिजली का उत्पादन बिजली की मांग की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, तो ये जब बिजली उत्पादन को हम बढ़ाएंगे तो ये भी एक आधारिक संरचना के सुधार से जुड़ा हुआ ही पहलू होगा। ठीक है, तो आधारिक संरचना का सुधार हर देश के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हम विकास का जो हमारा नया पैमाना हो गया है वो आधारिक संरचना के सुधार को देखते हुए ही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरकार ने आयकर भुगतान के लिए छूट की सीमा 2 से बढ़ा करके 2.5 लाख कर दी है। यदि अर्थव्यवस्था में अल्प मांग की प्रचलित है तो सरकार के इस कदम का क्या असर होगा? ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं कि जब भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब भी ऐसा होता है सरकार अल्प मांग यानी कि जो है आपका एक तरीके से सरकार घाटे में चलने की स्थिति में आ चुकी है या फिर इसे हम बोलते हैं आपका मंदी की अवस्था, तो ऐसी अवस्था में सरकार क्या करती है? डिफिशिएंट डिमांड की अवस्था में सरकार क्या करती है? सरकार अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए अपनी तरफ से आर्थिक सहायता की घोषणा करती है। तो सरकार ने क्या कर दिया यहाँ पर, आयकर भुगतान के लिए 2 लाख से 2.5 लाख रुपए कर दिए। मतलब आप जो है 2 लाख रुपए से नहीं, अब 2.5 लाख रुपए पर आपको मतलब 2.5 लाख रुपए तक आपको कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके की सब्सिडी है। इसके बदले अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर सरकार के द्वारा आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग की अवस्था है, तो सरकार के द्वारा आपको सब्सिडीज़ ना दी जाएंगी, सरकार के द्वारा आपके ऊपर टैक्सेशन पॉलिसी लगाई जाएगी, कर ज़्यादा मात्रा में लगाया जाएगा। ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो सरकार के इस कदम का असर क्या होगा? न्यून मांग की अवस्था जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी और वो संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है लिबर्टी इंडिकेटर को उदाहरण की सहायता से परिभाषित कीजिए तथा इसका महत्व भी बताइए। स्वतंत्रता सूचक होता क्या है? स्वतंत्रता सूचक का मतलब होता है आपको जो अधिकार मिले उनका आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं। डिफाइन द लिबर्टी इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एंड स्टेट इट्स इम्पॉर्टेंट। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस करा है, जब मैं HDI पढ़ा रहा था तब भी मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करा है। हमने यहाँ पर बताया कि बहुत सारे देश ऐसे जैसे नॉर्वे हो गया, जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड हो गया, आदि देश हो गए, उन देशों में क्या होता है कि वहाँ पर लोगों के अधिकारों की उन्हें जानकारी होती है और वो उस अधिकारों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुझे अच्छे से याद है ट्यूशन क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को, तो मैंने वहाँ पर बच्चों को बताया था कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आप रात को टॉयलेट में फ्लश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मकान बनाने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर लेंटर डालने के लिए हम घर के बाहर ही मशीन लगा देते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, इस तरीके के कदम आप नहीं उठा सकते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने अधिकार पता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस कंप्लेंट कर देता है जिस वजह से आपको जेल हो सकती है। इसीलिए वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन और आदि चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम डिस्कस करते हैं क्लास में और जो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस
मैंने देखी है, बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, लेकिन ये क्लास में ही जो हमने डिस्कस करा है उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके इस तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है, भारत व पाकिस्तान द्वारा स्व विकास पथ के लिए चुनी गई किन्हीं दो विकास रणनीतियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो दोनों ही देश जो थे न्यूट्रल हो गए थे। उन्होंने बोला कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, हम ना तो पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे, ना ही हम जो है आपका रूस यानी कि जो हमारे सोवियत संघ की जो सभ्यता थी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम बोलेंगे कि इनके द्वारा जो रणनीतियाँ चुनी गई या जो आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए गए, जैसे भारत के लिए तो देखिए बहुत सारे कदम थे जो भारत ने उठाए। उसमें हम बोल सकते हैं पंचवर्षीय योजनाएं थी, ग्रीन रेवोल्यूशन था, 1991 की क्रांति थी, आदि चीज़ें थी जिसकी वजह से विकास पथ पे तेजी से हम बहुत आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निवेश गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। बिल्कुल संबंधित है। तो आप इसका आंसर का जवाब कैसे दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, निवेश गुणक निकालने के लिए कि मल्टीप्लायर के जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं के, यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि MPC एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। निवेश गुणक निकालने के लिए 1/1 माइनस MPC, यानी कि MPC की आवश्यकता आपको पड़ती है। MPC का मतलब होता है कि आप कितना उपभोग कर रहे हैं। उपभोग का मतलब जो पैसा आपने कमाया उसका कितना हिस्सा आप उपभोग में लगा रहे हैं, और उसी की तुलना करके हम निकाल सकते हैं कि हमने कितने प्रतिशत राशि कमाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, एक आपको निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर साधन लागत पर शुद्ध उत्पाद की गणना करें। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करें, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना, घरेलू लिखना भूल गए हैं हिंदी मीडियम में, जबकि हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है। इस तरीके की आपको प्रिंटिंग मिस्टेक्स देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम वाले पेपर में, मानिए कि इंग्लिश मीडियम जो क्वेश्चन दे रखा है उसे भी पढ़ लेना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। NDPFC निकालने के लिए बोला है। NDPFC निकालने का फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला हमने बताया था, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि जुड़ जाएगा। परचाना दिशेष निकालने के लिए रॉयल्टी, किराया, ब्याज और लाभ को जोड़ लिया जाएगा। लाभांश नहीं जुड़ेगा क्योंकि लाभ का हिस्सा होता है। ठीक है, इन सबको जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा क्या जोड़ा जाएगा? दो चीज़ हो गई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया और मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। इन सबको जोड़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं और डोमेस्टिक यानी कि घरेलू आय निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6, 7 और आपका 855 हमारा इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसी में आपको 2 नंबर का एक और क्वेश्चन दे रखा है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर बताइए। अंतिम वस्तुएं जो उत्पादन परिसीमा के बाद हमें प्राप्त होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं जो उत्पादन परिसीमा के अंतर्गत समाप्त हो जाती हैं वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अभी हाल फिलहाल जब हमने एक्स्ट्रा क्लास दी तो उसमें ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, उसमें मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि आप केवल इतना मत लिख करके आएगा, इसके अलावा एक और लिखिए कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं उस वस्तु का प्रयोग करने वाले के ऊपर भी निर्भर करती हैं। यदि आपके द्वारा वो अंतिम रूप से वस्तु प्रयोग में लाई जा रही है तो उसे अंतिम वस्तु कहेंगे, वरना वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके द्वारा खरीदा गया मोबाइल आप ही प्रयोग में ला रहे हैं तो आपके लिए वो वस्तु अंतिम है, लेकिन अगर आप मोबाइल डीलर हैं और आपने मोबाइल खरीदे हैं तो आपके लिए वो अंतिम वस्तु नहीं, मध्यवर्ती है, क्योंकि वो कोई और प्रयोग करने वाला है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर देते तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों पर कर्मचारी का पारिश्रमिक की गणना करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए, अगर हमने नोट्स में इस तरीके से मेंशन किया गया कि उत्पादकों को योगदान को निम्नलिखित में शामिल किया जाएगा, और हमने यहाँ पर बता भी रखा है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 2 चीज़ें शामिल की जाती है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब होता है आपका, एक तो हो गया वेतन मजदूरी और दूसरा हो गया उत्पादकों का योगदान। देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यहाँ लिखा है वेतन मजदूरी और मालिकों का उत्पादकों का योगदान। तो मालिकों के योगदान में सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों को निःशुल्क आवास। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें कन्फ्यूजन है या जो जिनको लग रहा है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सी चीज़ कर्मचारियों के पारिश्रमिक में जुड़ेगी वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है और यहाँ पर ही आंसर लिखा हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन, क्या इसमें वृद्धावस्था पेंशन कहीं पे भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो वृद्धावस्था पेंशन कभी भी नहीं जुड़ेगी। नगद वेतन मजदूरी दे रखा है, बिल्कुल नगद वेतन मजदूरी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर नगद वेतन मजदूरी यहाँ लिखा हुआ है, तो नगद वेतन मजदूरी जुड़ेगा। 1 पॉइंट हमारा जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, कर्मचारियों को किराया मुक्त घर, कर्मचारियों को निःशुल्क आवास, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, तो कर्मचारियों को मुफ्त घर वाला यहाँ पर पॉइंट जुड़ेगा। कर्मचारी निधि में नियोक्ताओं का योगदान, देखिए यहाँ लिखा हुआ है
कर्मचारी निधि में यानी कि भविष्य निधि में मालिकों का योगदान भी जुड़ता है। भविष्य निधि में मालिकों का योगदान ये जुड़ गया यहाँ पर हमारा। कर्मचारी द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, यहाँ पर कहीं पे भी कर्मचारियों द्वारा नहीं लिखा है। जीवन बीमा सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान लिखा हुआ है, जबकि कर्मचारियों का योगदान यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे। और कर्मचारी निधि में कर्मचारियों का योगदान, कर्मचारी निधि में कर्मचारियों का योगदान भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों का योगदान कभी भी नहीं जुड़ता, मालिकों का योगदान जुड़ता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है उत्पादकों मतलब मालिकों का योगदान, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं जुड़ेगी। हमें 3 वैल्यू जोड़नी है, 1, 2 और 3 वैल्यू जोड़ करके हमारा आंसर आ जाएगा 60 और यहाँ पर 90 और यहाँ पर 97,500 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखिए आप कितनी आसानी से, जब आपके पास सारी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई बता दी गई हैं एक ही बार में, और पॉइंट्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और मैंने ये बोल दिया था कि 8 पॉइंट्स के अलावा कुछ भी नहीं आएगा बाहर से। आप लिख करके ले लिए, यही 8 पॉइंट आएंगे। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि भैया रॉयल्टी क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर प्रशांत शेष 2014 से पहले रॉयल्टी कभी नहीं पूछी गई है और अभी रॉयल्टी पूछी गई है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है लगान, ब्याज, लाभ तथा रॉयल्टी, ये 4 चीज़ों को जोड़ करके बनता है प्रशांत शेष। ठीक है, पिछली क्लास तक मैं यही बोलता रहा कि रॉयल्टी 2014 के बाद से नहीं पूछी गई है, लेकिन देखिए इस बार पूछी गई है। आपने देखा ना, अभी हमारा जो क्वेश्चन आया था उसमें रॉयल्टी पूछी गई है, रॉयल्टी को पूछा गया है यहाँ पर। अभी जो क्वेश्चन आया उसमें रॉयल्टी को यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली होती है बेसिक। अगर एक क्वेश्चन में गलती हुई तो आपके पूरे 3 नंबर जाएंगे। तो ये आपको एक बेसिक और अच्छे नोट्स जब आप बनाते हैं और हर साल उसे अपडेट करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर उसके बाद अपना यहाँ पर बताइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि हरित निवेश व सततता सार्वजनिक नीति की प्राथमिकता है। ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा, मैंने भी जैसे कि ये पढ़ लिया है। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखिए इस तरीके के पैसेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और जब बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके के पैसेज का आंसर देने के लिए आपको इस पैसेज को पढ़ के ही उसमें से आंसर देना होता है, अपनी तरफ से बना करके ज़्यादा नहीं लिखना होता। भारत में सतत विकास प्राप्त करने के लिए सम्मिलित किन्हीं 2 कदमों के उल्लेख, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 2 कदम बताइए। यहाँ लिखा हुआ है सरकारी नीति जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, सभी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करती हैं। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, तो इतना बता दीजिए। आप 2 पूछा, उसने कोई भी 2 बता दीजिए, उसके बारे में व्याख्या कर दीजिए। दिए गए गद्य में से कोई 2 कारक बताएं जिन्होंने पर्यावरण की वहन क्षमता को चुनौती दी है। पर्यावरण की वहन क्षमता को ही चुनौती दी थी, तो मतलब देखिए हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से होता क्या है कि हम ज़्यादातर वस्तुओं का डिमांड करने लगे हैं, और जैसे कि बिजली हो गई है, बिजली दक्षता हो गया, आदि चीज़ें हो गई, तो हम क्या करते हैं कि भैया हम उसकी मांग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, इस वजह से होता क्या है, इस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखें कि भारत में उज्ज्वला योजना आने से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में जो था चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि आपका कार्बन का निर्माण होता था और पॉल्यूशन मतलब बढ़ता था। ठीक है, और फिर देखिए लगातार जो मांग बढ़ती जा रही है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पर्यावरण पे जो हम निर्भर थे उसकी वहन क्षमता को हम चुनौती दे रहे हैं। हम बार बार जब देखिए किसी व्यक्ति पे एक दबाव बनाना होता है, जो कि लिमिटेड दबाव होना चाहिए, दबाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति टूट जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पर्यावरण को निचोड़ रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि डीजल, पेट्रोल आदि चीज़ों का इस्तेमाल कम मात्रा में किया जाए, क्योंकि वो सीमित है ना। तो इस तरीके के आंसर आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। तो ये था आपका पेपर इकोनॉमिक्स का, जो कि बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, बहुत ही आसान इकोनॉमिक्स का पेपर यहाँ पर बनाया गया है। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो कि कंफ्यूजिंग थे, घुमा करके पूछे, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो तो एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में डिस्कस करे थे। जिन बच्चों ने अच्छे से नोट्स बना करके प्रिपरेशन करी होगी उनके लिए यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। आपका पेपर कैसा गया है, आपको क्या क्या क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न थी, या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे भी डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको अलग अलग जो भी हमारे पेपर सेट हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप वहाँ पे भी अपना पेपर चेक कर सकते हैं।
फिर भी अगर आपको पेपर कैसा गया है आप मेरे को ज़रूर बताएं, और जो आपने नोट्स हमसे लिए हैं उन नोट्स का क्या फ़ायदा हुआ आपको, आपने जो तैयारी करी है उसका क्या फ़ायदा हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।